जय हिंद। मैं प्रिंस कुमार। आज मराठा राज और उसके संघ को पढ़ाते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठा का स्थान महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर में के निकट एक शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनका जन्म। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु रामदास और उनके संरक्षक का नाम दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के जीवन पर उसकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। शिवाजी का विवाह कम उम्र में शाहबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हो गया। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। यह शिवाजी का प्रथम किसी भी किले पर, किसी भी स्थान पर यह शिवाजी का प्रथम आक्रमण था, जो कि सफल हुआ। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब। 25 जनवरी 1656 में शिवाजी ने जावली पर विजय कर लिया था। 1656 में कहाँ विजय कर लिया था? जावली पर। 1644 में तोरण पर, 1656 में जावली पर विजय कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को उसकी हत्या कर दी। (1660) में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। 1659 में अफजल खां और 1660 में शाइस्ता खां। और 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात में शाइस्ता खां का आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस आक्रमण से घबराकर भाग गया। 1664 में जब शिवाजी ने सूरत को लूटा, और सूरत देखिए उस समय फ्रांसीसी कंपनी भी आ चुका था भारत में, अपना कंपनी डाल चुका था, और अंग्रेज, पुर्तगाल, डच सब आ चुका 1664 में। और सूरत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिसको शिवाजी ने लूटा। तो औरंगजेब ने सोचा कि इस लूटपाट से बचने के लिए हम शिवाजी के साथ एक संधि करते हैं, जो पुरंदर नामक किले में, जो 1665 में औरंगजेब ने अपने महासेनापति राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने ब्रजगढ़ को जीतकर शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया, अतः शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार बहुत से शर्त रखा गया। देखिए उसमें क्या क्या होता है। शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख हून वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। वैसा भूमि जहां से 10 लाख हून की वार्षिक आय आती थी, वो मुगलों को दे दिया। अब शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे थे, क्योंकि शिवाजी के पास टोटल 35 किला था। 35 में से 23 किला मुगल को दे दिया, तो उनके पास बचा 12 किला। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। जब औरंगजेब बीजापुर के विरुद्ध लड़ेंगे तो उसमें शिवाजी मुगल को सहायता करने का वादा किया। मई 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, और औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन आगरा, यहाँ ध्यान दें, जयपुर भवन देख के राजस्थान नहीं मारना है, जयपुर नहीं, जयपुर भवन आगरा में स्थित है, वहाँ पर नज़रबंद रखा। परंतु चतुराई से शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हुए, और ये देखिए मई 1666 में उसको पकड़े और अगस्त महीना में ही निकल दिए। 1666 में अगस्त महीना में, याद रखना था, शिवाजी को भेजा गया। 1666 में ही सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। 5 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान
श्री गंगा भट्ट, जिसे पंडित विश्वेश्वर कहते हैं, गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक कराया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सवाल पूछता कि छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की, तो राज्याभिषेक के समय 1674 में, ठीक है, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 दो बार लूटा। शिवाजी ने 1664 और 1670 दो बार लूटा। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। सवाल, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को तो विजित किया, लेकिन किससे छीना, किस, बीजापुर को हरा करके। चलिए, शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में हो जाता है। और इस प्रकार शिवाजी का जन्म 1627 और मृत्यु 1680 में हो जाता है। चलिए, अब शिवाजी के प्रशासन, शिवाजी अपना प्रशासन किस प्रकार संभालते थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। शिवाजी जो राजा होते थे, राजा को छत्रपति भी कहा जाता था। संपूर्ण राजा की संपूर्ण शक्तियाँ शिवाजी में ही केंद्रित थी। वहाँ राज्य के अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति सब शिवाजी ही थे। उन्होंने मराठी को शासन का भाषा बनाया और उनकी प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमते के नेतृत्व में शब्दकोश, राज व्यवहार कोश लिखवाया। रघुनाथ पंडित हनुमते के नेतृत्व में शिवाजी के प्रशासन को संभालने के लिए अष्टप्रधान था और यही वास्तविक संचालन करते थे। अष्टप्रधान 8 मंत्री थे अष्टप्रधान। 8 के बारे में डिस्कशन, यहाँ से सवाल बनता है कि संपूर्ण राज्य का शासन का देखभाल कौन करता था, तो पेशवा या प्रधानमंत्री। वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन होता था, आमत अथवा मजमूदार। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण रखता था कौन, मंत्री या वाक्यानवीस। राजा के पत्रों की भाषा शैली को ठीक करना, इसका काम होता सचिव या शुरू-नवीस का। देखिए, सचिव के साथ शुरू-नवीस याद करना, क्योंकि सचिव नहीं देके शुरू-नवीस ही ज़्यादा देता है। राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना, सुमंत या दबीर, जिसे विदेश मंत्री कहते हैं। सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, रसद की व्यवस्था, ये सारा करता था सेनापति, जिसे सर-ए-नौबत भी कहा जाता था। चलिए, विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान का दायित्व निभाता था पंडित राव। राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामले का निपटारा कौन करता था, न्यायाधीश। आइए उनके शिवाजी के सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थे। घुड़सवार 2 प्रकार के थे, एक बरगीर कहलाते थे, एक सीलेदार कहलाते थे। बरगीर ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे, और सीलेदार इन्हें घोड़े और शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। तो अंतर है कि बरगीर और सीलेदार। सवाल पूछेगा कि शिवाजी के प्रशासन में वही घुड़सवार जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलता था उनसे बरगीर कहते थे, जिन्हें स्वयं खरीदना पड़ता था उन्हें सीलेदार कहते थे। पैदल सेना, पैदल सेना में नायक, हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, सर-ए-नौबत, ये क्रम है। क्रम याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर याद करना है तो याद कीजिएगा नहज एक सर, बस नहज एक सर, ठीक है। 9 से नायक, ह से हवलदार, जो से जुमलादार, 1 से 1 हजारी, सर से सर-ए-नौबत, नहज एक सर। देखिए बोलते हैं ना, नहज एक सर, इसे याद रखिएगा, ये क्रम है। 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी नायक कहलाता था, 10 नायकों का अधिकारी हवलदार कहलाता था, 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी जुमलादार कहलाता था, 10 जुमलादारों का अधिकारी 1 हजारी कहलाता था, और संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान सर-ए-नौबत कहलाता, जिसे सेनापति भी कहते हैं। सैनिकों को वेतन नगद दिया जाता था, याद रखिएगा, वेतन कैसा मिलता था, नगद वेतन मिलता था। शिवाजी को तोपे जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था, अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था। आइए, लगान व्यवस्था। शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेशमुखी को बनाया था। ये कर जो है पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ भू राजस्व का 25%, मतलब 1/4। चौथ का नाम सुन के, चौथ मतलब 1/4, चौथा भाग, 25%। इसकी वसूली कौन करता था, काम बीसदार। ये इंपॉर्टेंट है कि चौथ का वसूली कौन करता था, काम बीसदार। सर देशमुखी ये भू राजस्व का 10% होता था। ये चौथ के बाद
चौथ के बाद प्लस एक्स्ट्रा 10%, यही 10% को क्या बोलते थे? सरदेशमुखी। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, तो नगद वेतन तो शिवाजी देना शुरू किए थे, लेकिन सैनिकों को गांव भूमि दान देने की प्रथा थी। इस प्रथा को बोलते थे मोकासा। इस प्रथा को क्या बोलते थे? मोकासा, जिन्हें शिवाजी ने पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। जिन्हें शिवाजी जो है उन देते थे, लेकिन उसे मोकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं किए। शिवाजी के पास एक नौसेना थी जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। ये मुंबई में कोलाबा पड़ता है। और नौसेना से याद है कि नौसेना, भारत में नौसेना का जनक शिवाजी को ही माना जाता है। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे, पहला स्वराज, दूसरा मुगतई, जिसे मुल्क एक कदीम कहते थे। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठा के नियंत्रण में था उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और मुगतई या मुल्क एक कदीम, यह क्षेत्र जिस पर चौथ और सरदेशमुख वसूलते थे। मतलब मूलतः इसमें डायरेक्ट इसमें मराठा का हस्तक्षेप नहीं था, इस पर मुगल और अन्य प्रांतीय शासक करते थे शासन। सरंजामी प्रथा, ये बीपीएससी का सवाल है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो बोलिएगा मराठा भू राजस्व से है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग, लगभग 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का देहांत कब हो गया था? 1680। 1664 में, याद कीजिएगा, 1674 में इन्होंने राज्याभिषेक कराया। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इम्पोर्टेंट है कवि कलश, क्योंकि कवि कलश को संभाजी महाराज के साथ ही इनको भी मार दिया जाता है। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर देता है। 1689 में, याद रखिएगा, 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है। और 1689 में संभाजी महाराज और उनके विद्वान सलाहकार, जो बोलिए, कवि कलश को भी साथ में हत्या कर देता है मुगल सेनापति मखरब खां। संभाजी के मृत्यु के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 मारा गया। 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवा द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षक बन जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे। उसी क्रम में 1707 में शाहू जी महाराज को उन्होंने भोपाल के निकट जो मुगल शिविर था वहाँ से उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और बहादुर शाह ने शाहू को मुगल का आज़ाद किया। और 1707 में मुगल से मुक्त होने के पश्चात राजा राम की विधवा ताराबाई के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ताराबाई बोली कि नहीं, अब मेरा बेटा ही शासन करेगा, जो शिवाजी द्वितीय, जो अल्पवयस्क पुत्र था, उसका महज 4 साल की उम्र का था। इस संघर्ष के क्रम में अंततः 1707 में खेरा का युद्ध हुआ और शाहू विजय हुआ। देखिएगा, एक खेरा है, ये 1707 में है, और एक पाल खेरा है। 7-28 याद कीजिए, 1728 में ये पाल खेरा है। तो पाल खेरा निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में होता है।
याद रखिएगा 1707 में खेरा का युद्ध, इसमें साहू विजयी हुआ और 1708 में साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। सवाल आएगा कि राज्य जीतने के बाद, खेरा का युद्ध जीतने के बाद 1708 में साहू ने अपना राज्याभिषेक सतारा में किया। ठीक है। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा जो है पूना में रहता था। आइए अब पेशवा का दौर शुरू होता है 1713 से। सुनिए, ये 1707 में खेरा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने साहू को बहुत ज़्यादा ही मदद किया था, जिस कारण से साहू ने खेरा का युद्ध जीता था। इससे प्रसन्न होकर साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक रहते हैं। चलिए, साहू ने, तो सवाल बनता है कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया? तो साहू ने बनाया। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद मराठा छत्रपति नाम मात्र का ही शासक होकर रह गया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं की मदद की थी। ठीक है। देखिए, फर्रुखसियर क्या था ना, फर्रुखसियर को समझ में आ गया था कि सैयद बंधु ठीक आदमी नहीं है, वो हमें मर्डर करके किसी और को बैठा देगा। तो फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु के खिलाफ चाल चलने लगा। ये बात सैयद बंधु को पता चला, तो सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि किया, बोला मदद दीजिए। मदद करने के बाद बालाजी विश्वनाथ जो है फर्रुखसियर का हत्या करवा देता है। चलिए, बाजीराव प्रथम 1720, 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। पाल खेरा के युद्ध 7 मार्च 1728 बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी हुआ। इसके पश्चात जो संधि होती है, संधि का नाम है मुंगी सिबे गांव की संधि, निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में होता है। 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल 1719 से 1748 है, और इसी बीच में 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह सरेंडर बोल दिए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नाम की महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हो जाता है, और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1740 का पुत्र बालाजी बाजीराव ने मराठा शासक छत्रपति राजा राम द्वितीय से 1750 में संगोला की संधि की, जिससे राज्य संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथ में आ गए। तो बोलेगा राज्य का संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथ में आ गया। कौन सा संधि के तहत? 1750 में संगोला की संधि के तहत। साहू की मृत्यु 15 दिसंबर 1749 को हो गया। साहू का मृत्यु 1749 में होगा। साहू के बाद छत्रपति राजा राम द्वितीय बने, और पेशवा ये नहीं चाहते थे कि साहू क्योंकि साहू का कोई पुत्र नहीं था, तो साहू ने अपने वंशज को ही छत्रपति बनाया। ये बात से नाराज बालाजी विश्वनाथ ने राजा राम द्वितीय के साथ विद्रोह कर दिया, और उसके साथ 1750 में संगोला की संधि होता है, जिसमें बोलता है कि छत्रपति आप सिर्फ नाम मात्र के हैं, बाकी सारा अधिकार पेशवा के हाथ में रहेगा। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीर्थ युद्ध मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी के नाम से जानते हैं, के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गर्दी के हाथों में था। ये सवाल बनता है कि मराठा जो तोपखाना था किनके हाथ में था? इब्राहिम शाह गर्दी के हाथों में था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध को सह नहीं पाने के कारण 1761 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। काशीराज पंडित इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी थे। तो सवाल बनता है 1761 के तृतीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित। पानीपत की लड़ाई का तत्कालिक कारण अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। चलिए आइए थोड़ा सा ट्री मेथड से पेशवा को देखते हैं।
सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, इसके पुत्र थे बाजीराव प्रथम, ये पेशवा बने। चिम्माजी अप्पा भी इसके पुत्र थे, लेकिन ये पेशवा नहीं बने। और ये जो सदाशिवराव भाऊ जो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे, वो चिम्माजी अप्पा के बेटा ही सदाशिवराव भाऊ था। चलिए, बाजीराव प्रथम का बेटा का नाम था, एक का बालाजी बाजीराव जो पेशवा बना, एक का नाम था रघुनाथ राव, ये भी पेशवा बना। ये कुछ समय के लिए ये अपना कुल नाशक बन गया था ये रघुनाथ राव, ये खराब आदमी था। चलिए, बालाजी बाजीराव का पुत्र था माधवराव प्रथम, विश्वासराव प्रथम, नारायण राव प्रथम। माधवराव के बाद नारायण राव का पुत्र था माधवराव द्वितीय या माधव नारायण राव। चलिए देखिए क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव के बाद नारायण राव के दोनों का नाम ऐड कीजिए, माधव नारायण राव। चलिए, उसके बाद ये रघुनाथ राव का बेटा का नाम था बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा बनता है। माधवराव 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः बहाल करने का प्रयास किया। माधवराव के समय ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की सनिच्छा स्वीकार कर ली महादजी सिंधिया की मदद से। देखिए माधवराव 1761 में पेशवा बनते हैं और इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल किया, प्रयास किया, और इसी क्रम में उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जिसको पराजित करके उसको इलाहाबाद रख दिया था। कौन सा संधि में? 1765 के इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, जब बक्सर के युद्ध हार जाते हैं शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और तो 1765 में वो इलाहाबाद में ही रहते थे। इलाहाबाद के बाद ये माधवराव ने महादजी सिंधिया की मदद से बोला कि शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठाया जाए और उसको मराठा की संख्या सुधार कर लिया। चलिए, माधवराव की मृत्यु 1772 के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा किया गया। यही रघुनाथ राव, इन्हीं का बेटा बाजीराव द्वितीय था। ये अपना कुल नाशक यही बना रघुनाथ राव, क्योंकि इनको लग रहा था कि पेशवा हम बनेंगे, उसके बेटा उसका भाई बाकी उसके भाई बेटा बन रहा था पेशवा। देखिए यहाँ पर ये ट्री फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के ही दो पुत्र थे, बाजीराव और रघुनाथ राव। ठीक है, बाजीराव प्रथम जिसे बाजीराव मस्तानी के नाम से जानते, उन्हीं के दो पुत्र थे, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। योग्य पेशवा थे, तो इन्होंने पेशवा बना। बाजीराव प्रथम ने इन्हें पेशवा बनाया, और इनके देहांत के बाद, क्योंकि इनका देहांत 1761 के पानीपत के युद्ध में इनके हार ना सहने के कारण हो जाता है। उसके बाद इसका पुत्र बनता है माधवराव। इनके मृत्यु के बाद रघुनाथ राव को लगा कि इसका भाई हम हैं तो पेशवा हम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माधवराव पेशवा बना। जब माधवराव की मृत्यु हो जाता है तो पेशवा बनता है इनका भाई नारायण राव। अब तो दोबारा गुस्सा हो जाते हैं कि अरे यार, एक पुत्र का देहांत हो गया, अब तो हम बनेंगे, अब तो मेरा नंबर आएगा, लेकिन इसका नंबर भी नहीं है। माधवराव का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बनता है। अब इस समय ये ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और ये नारायण राव का हत्या करवा देता है। उसके बाद कुछ समय के लिए 1772 रघुनाथ राव पेशवा बनता है। उसके बाद फिर से माधवराव द्वितीय पेशवा बन जाता है। चलिए, 1772-73 में नारायण राव की हत्या उसके रघुनाथ राव कर दिया जाता है। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका 1 वर्षीय पुत्र माधवराव द्वितीय माधव नारायण राव के नाम से पेशवा बनता है। उसकी अल्प आयु के कारण मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल का गठन किया। महादजी सिंधिया इस काउंसिल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भालू था। मराठों का इतिहास लिखने वाले ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा। प्रमुख मराठा सरदारों को चुनौती का सामना करने में स्वयं असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से बंबई भाग गया और अंग्रेजों के साथ सहायता मांगी। इसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि के तहत हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुई।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो संधि हुआ 1776 में पुरंदर की संधि और 1789 में बरगांव की संधि। देखिए पुरंदर की संधि याद करने का बहुत सिंपल है। जब भी पुरंदर की संधि आवे तो समझिए कि डिजिट को उल्टा लिखना है। 17 तो रखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि जो है, जैसे एक है 16 है तो 65 लगेगा, ठीक है। 16 रखिए तो 65, जब रखिएगा 17 तो 76 हो जाएगा, ठीक है। ये दो ही पुरंदर की संधि होता है। ये शिवाजी हुआ है और ये आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध के समय हुआ, ठीक है। 1665 1776। चलिए, पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालाबाई की संधि के तथा युद्ध की समाप्ति होती है। इसमें महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता किया था। सालाबाई की संधि में मध्यस्थता किसने किया था? महादजी सिंधिया ने। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और माधव नारायण राव, जो अल्प बहुत 1 वर्ष का ही था उस समय जब गद्दी पर बैठे, तो पेशवा उसी को अंग्रेजों ने उसे ही स्वीकार किया। पेशवा माधव नारायण राव को अक्टूबर 1795 में आत्महत्या, ये पेशवा जो है 1795 में आत्महत्या कर लेता है। इसके पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। बाजीराव द्वितीय 8वां और अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय का जन्म 1775 में और इनका देहांत 1781 में बिठूर कानपुर के निकट हो जाता है। और इन्हीं का पुत्र था नाना साहब धुंधुपंत जिसे बोलते हैं, जो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष से घबराकर पेशवा 1802 में अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि कर लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसके बाप बाजीराव द्वितीय के पिताजी रघुनाथ राव के कारण होता है, जो कि सूरत की संधि कर लेते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के कारण होता है, जिन्होंने ये बसिन की संधि अंग्रेजों के साथ कर लिया और इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 चलता है। बसीन की संधि 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। इनमें अंग्रेजों ने भोंसले, सिंधिया और होलकर को पराजित किया। इस दौरान की गई प्रमुख संधियां इस प्रकार हैं। देवगांव की संधि 1803 में भोसले के साथ होता है। सूरजी अर्जुन गांव 100 से सूरजी अर्जुन गांव सिंधिया के साथ। राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ होता है। देवगांव की संधि भोसले के साथ होता है, याद कीजिएगा। और देवगांव की संधि 1803 में होता है। सूरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में होता है। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर के होता है, बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। आइए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में होता है। आंग्ल मराठा युद्ध का तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 है। कब से है? 1813 से 27 है। और लॉर्ड हेस्टिंग ही पिंडारियों का दमन किया। चलिए, इसके आक्रमण रुख अपनाया और पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के बहाने मराठों को चुनौती दी। इसी क्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पेशवा की पहली किरकी और बाद में कोरेगांव और अष्टी के नामक के स्थान पर पराजय हुई। भोसले की सीताबर्डी में, होलकर की महिदपुर में पराजय हुई। और जिसका कि मराठा पूरा टूट चुका था। और इसमें संधि होता है, 3 संधि होता है। ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि। इससे भी याद कर सकते हैं, इजी है। ग्वालियर, चलिए, सिंधिया कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। तो ग्वालियर की संधि 1817 में किसके साथ होता है? सिंधिया के साथ होता है। पेशवा कहाँ रहते थे? पेशवा पूना में रहते थे, तो पूना की संधि भी पेशवा के साथ हुआ। चलिए, मंदसौर, ये मंदसौर कहाँ? मालवा के पास है, ये होलकर। मंदसौर की संधि किसके साथ होता है? होलकर के साथ होता है। चलिए देखिए, इन मंदसौर और इंदौर एक जैसा लग रहा है ना, एक ही जगह के पास है मंदसौर और इंदौर। इंदौर में कौन रहते थे? होलकर रहते थे। तो मंदसौर की संधि किसके साथ होता है? होलकर के साथ होगा। चलिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। और ये पेशवा पद, सवाल आता है कि पेशवा पद का समाप्ति कब होता है? 1818 में होता है। और बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर पेंशन भेजने, जहाँ पर 1851 में इनका देहांत हो जाता है। चलिए, बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी और इंदौर पर होलकर जो है इंदौर पर काबिज था। चलिए देखते कौन? भोसले नागपुर में, सिंधिया ग्वालियर में, गायकवाड़ काठियावाड़ में थे। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का अंत 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ मराठा साम्राज्य का विघटन हो जाता है और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। धन्यवाद।